Welcome again students. मैं गुरप्रीत सिंह लेक्चर फिजिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू डू सम टॉपिक ऑफ +1 फिजिक्स. +1 फिजिक्स के हम कुछ टॉपिक करने जा रहे हैं. वेक्टर हम लोगों ने पहले शुरू किया हुआ है और वेक्टर में ही हम थोड़े से इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़े इसके टाइप्स को. तो कुछ हमारे वेक्टर्स और हैं, जैसे नेगेटिव वेक्टर है. नेगेटिव वेक्टर क्या है? जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, और ये बी के बराबर है. तो ए वेक्टर इज सेट टू इज इक्वल टू बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ आर सेम. दोनों वेक्टर कब इक्वल होंगे? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा और दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी? सेम होगी. कहने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर ए और बी क्या है? इक्वल है. ए भी इक्वल है और बी भी इक्वल है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है. परंतु यही वेक्टर अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए और मैग्नीट्यूड सेम रहे तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे या अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे. तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स if they have same magnitude, same क्या है? मैग्नीट्यूड है, but directed in opposite directions, called नेगेटिव वेक्टर्स. इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे. अब जैसे इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ये ए के ऊपर कैप है और बी के ऊपर कैप है, आर टू वेक्टर्स, देन दे सेड टू बी इक्वल. if then they will said to be unequal या negative, then they will said to be negative if a vector is equal to minus b vector. और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे, ये a वेक्टर हुआ और ये b वेक्टर. तो इस ढंग से ये हमारा नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट है ये. अब एक वेक्टर होता है हमारा नल वेक्टर, NULL. ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर्स. तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो, उसे क्या कहते हैं? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी कहते हैं इसको. तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है नल वेक्टर. नल वेक्टर, a vector is said to be null vector if its magnitude is क्या हो? is 0. उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो, उसे क्या कहेंगे? नल वेक्टर कहेंगे. अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से हम लोग नल वेक्टर के बारे में जानते हैं. तो नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट वेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर. ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी is called यूनिट वेक्टर. उसे क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे. डिनोटेड बाई लेटर कैरिंग कैप ओवर इट. उसके ऊपर क्या कैप होती है? अंडरस्टैंड, CAPE, कैप
पी ई भी हो सकता, मेरे आइडिया से CAP, यू कैन सी दैट कैप। तो कैप होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर, अंडरस्टैंड। तो ए कैप का मतलब ए कैप यूनिट वेक्टर है। तो हम यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस को बताता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शंस को जो है वो कौन बताता है, यूनिट वेक्टर होता है। ए वेक्टर आगे लिखेंगे, ए वेक्टर इज ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड and its unit vector. A vector is always product of its magnitude and its unit vector, means इसका मतलब क्या हुआ, दैट ए वेक्टर, ये वेक्टर है, ये इसको रिप्रेजेंट करना है हमने। ए वेक्टर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को मॉड में लेते हैं, अंडरस्टैंड, किस में लेंगे, मॉड में, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ये हुआ ए वेक्टर कैप का मॉड, ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर ए कैप क्या हुआ यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ ऑफ वेक्टर एंड गुणा इट्स यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे, जैसे अभी एक्स वेक्टर है, तो एक्स वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज एक्स वेक्टर का मॉड। अब एक्स वेक्टर का मॉड है, और आपने पढ़ा हुआ है कि जो ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें एक्स के साथ आई कैप यूनिट वेक्टर है, वाई के साथ जे है, और z के साथ k है। ये तीनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो x का मॉड हुआ तो इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या हुआ, i कैप, i कैप। तो x वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज xi कैप। वैसे ही y वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, जो y के अलाउंग होगा, yj कैप। और वैसे ही z वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज zk कैप। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये वेक्टर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर, अगर मान लो हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जैसे मान लो हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये पॉइंट ओ, ये ओ है, ये पी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, और इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। बोला गया कि r वेक्टर को इसके कोऑर्डिनेट्स में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, r वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वैसे तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड r वेक्टर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या हुआ r कैप। और यूनिट वेक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉड। ये देखो r वेक्टर यही रहा, और ये r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉड, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे r वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स यूनिट वेक्टर। सो r कैप यूनिट वेक्टर क्या हुआ, r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉड। तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। वैसे ही जो हमने पहले किया उसमें भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड ए कैप। तो ए कैप किसके बराबर आया, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ऐसे। तो ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट है। अभी बच्चे कुछ +2 में हो गए हैं, उनको यही नहीं मालूम कि यूनिट वेक्टर का क्या कंसेप्ट है। वो मुझसे पूछते हैं कि सर ये
आर वेक्टर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 कैसे आया, मीन्स मैग्नीट्यूड ये कैसे आया। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और क्योंकि जब भी मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ हिंट दें तो आर वेक्टर को अगर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड में वेक्टर खत्म हो जाता है, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाता है, वेक्टर खत्म हो जाता है। तो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आया आपका पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, ऐसे अगर ये पॉइंट है, ये P है और यहाँ पर x, y हैं और P है, तो पोजीशन वेक्टर R है, यहाँ R वेक्टर। तो R वेक्टर क्या हुआ, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। किसके टर्म है, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ही हो तो लाइन के अलोंग तो नेचुरली अगर यहाँ से हो कि P की ओर जा रहा है तो R वेक्टर तो फिर एक्स आई कैप ही हुआ ना, क्योंकि एक एक्सिस के अलोंग जा रहा है, 2 एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो दोनों के लेने पड़ेंगे मैग्नीट्यूड एंड इट्स दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, एक्स आई कैप, बाई एक्सिस के अलोंग क्या है, बाई जे कैप। तो वैसे यहाँ पर है, ये सारा का सारा जो है ये वेक्टर है, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये सारा का सारा क्या है, वेक्टर अलोंग बाई एक्सिस। ये किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ये सारे प्लस होंगे। आप देखो मॉड कैसे निकालना है, मॉड में हमेशा सभी का स्क्वायर हो जाता है, जैसे इसका भी स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर हुआ और इसका भी स्क्वायर हुआ, और फिर उसके बाद 1/2। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का मॉड का मतलब उसका स्क्वायर, उसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे और हर एक टर्म को प्लस करेंगे और 1/2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर होता है। जब आप मॉड निकालते हैं तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर में ऐसे आता है। पहले आपने इसका क्या करना है, मॉड का मतलब स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करना है। ये देखो स्क्वायर निकाल लिया। अब आर क्या हुआ, आर अंडर रूट लेंगे, तो जब आप अंडर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि आई वेक्टर डॉट आई 1 होता है। ये डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, जब प्रोडक्ट पढ़ेंगे इसके तो पता लगेगा आपको। के वेक्टर के 1 होता है, के वेक्टर डॉट के की गुणा के। एक जैसे अगर यूनिट वेक्टर गुणा हो रहे हैं तो उनकी गुणा 1 के बराबर होती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, गुणा। जैसे अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो इसको भी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। परंतु इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, परंतु आई डॉट आई क्या है, 1। आई डॉट आई जे कैप डॉट जे कैप क्या है, 1। के कैप डॉट के कैप क्या है, 1। तो यहाँ भी आई डॉट कैप डॉट आई कैप, और यहाँ जे कैप डॉट जे कैप, ये क्या हो जाएंगे, 1। वैसे ही के डॉट के यहाँ क्या हो जाएगा, 1। और देखो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो कई बार ऐसी स्टेप आ जाता है क्वेश्चंस में और हमें पता नहीं लगता है कि कहाँ से आ रहा है। तो इस ढंग से ये हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अभी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस करने जा रहे हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस क्या है, इससे पहले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि वेक्टर्स का कहाँ कहाँ जो है हम एडिशंस करेंगे। तो ये कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि अभी हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आगे पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। परंतु अगर आप मान लो किसी वेक्टर को किसी नंबर से गुणा कर रहे हैं, जैसे ये नंबर है, तो नेचुरली ये एन ए वेक्टर होगा। अगर 2 वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन एक जैसी है, जैसे ये ए वेक्टर बी वेक्टर,
तो उनको जमा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। परंतु अगर एक ही डायरेक्शन ए वेक्टर इधर को है, दूसरा इधर जा रहा है, चाहे ये बराबर है नहीं है, तो फिर यहाँ ये माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये थोड़ा सा ये मल्टीप्लिकेशंस का है और ये एडिशंस का है, ये सब्ट्रैक्शंस का है। बाकी इनके जो गुणा के केसेस हैं वो आगे देखेंगे। ये वेक्टर क्रॉस बोलते हैं। अब ये भी गुणा है, इसको डॉट बोलेंगे। वैसे ये आगे पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें आगे, जो आगे आएगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? तो ये अभी नहीं पढ़ेंगे। ये जो हमारा अभी वेक्टर का चला हुआ है टॉपिक, इसको ख़त्म होने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा लॉ ऑफ मोशंस, उसके बाद जब वर्क करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं। जनरली हमने ये तो देख लिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी और किसी भी नंबर का किसी वेक्टर के साथ गुणा कैसे होता है। तो नेक्स्ट वेक्टर एडिशंस, वेक्टर एडिशंस, additions of vectors. Additions of vector depends upon following laws. ये जो नीचे दिए गए लॉ हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। पहला लॉ क्या है? पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ और वेक्टर एडिशंस। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो उनका एडिशन कैसे होगा? अंडरस्टैंड? और वैसे ही अगर दो वेक्टर फिर दिए हुए हैं और उनको फिर आपने एडिशंस करना है किसी और लॉ से, तो वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। और तीसरा जो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। अब ये दोनों के दोनों लॉ जो हैं ये दो वेक्टर के केस में आते हैं कि अगर आपने दो वेक्टर को जमा करना है, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर को। पर अगर मान लो बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो कैसे जमा करना है? तो फिर आप पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। अब हमारा पहला है वेक्टर, जिसने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ लिया उसने पैरेललोग्राम लॉ भी समझ लिया। इसलिए ज़्यादा आप फोकस करें कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को ठीक ढंग से देखें। तो हम पहले करने जा रहे हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस क्या है? ये जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस है, दिस लॉ स्टेट्स दैट if two vectors are represented by the sides of triangle taken in
same order, then their resultant is represented by the third side of triangle taken in opposite order. This law states that if two vectors are represented by two sides of triangle by two करना यहाँ पे दाने by two sides of triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of triangle taken in opposite order. अब देखो ये हमारे पास दो साइडें हैं, ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये अब ही बोला गया है कि इनका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट का मतलब इनको प्लस करो, तो दी आर प्लस अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस। अब देखो ये ऐसे आपने मिलाया इनको, ये तीसरी साइड आई, तो तीसरी साइड जो है वो रिजल्टेंट बताएगी इनका, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आप देखो ये ऐसे क्यों लिया गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शंस जो है वो एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस के द्वारा ही एक्सप्लेन की जा रही है। अगर हम इसको ऐसे लें, इसको एक को ऐसे ले लें और एक को ऐसे ले लें, तो भी रिजल्टेंट इसकी द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और मान लो इसको ऐसे ले लें और इसको ऐसे लें, अंडरस्टैंड, तो रिजल्टेंट ऐसे आया अपोजिट। अभी मान लो कि ये जो हमने वेक्टर लिखे हुए हैं, देख जैसे अभी इनकी डायरेक्शंस चेंज कर देते हैं, जैसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखो ए वेक्टर को हमने ऐसे कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, और इसकी डायरेक्शंस हमने वैसे रहने दी ऐसे। अब बताओ क्या एडिशन होगा इसका। अब इसका एडिशन ये माइनस में हो गया और ये प्लस में। ये समझने की बात है, ये नहीं लिखना आपने, ये मैं ये बता रहा हूँ, इसको नहीं लिखना है। इसको समझने के लिए आप रफ साइड में लिख सकते हैं कि देखो ऑर्डर उल्टा हो रहा है। अब देखो रिजल्टेंट कौन बना, अब रिजल्टेंट ये बन रहा है क्योंकि ये सेम ऑर्डर में आ रहा है। देखो आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब ये बना रिजल्टेंट। वैसे तो हमने आर को रिजल्टेंट बोला, परंतु ट्रायंगल लॉ बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होने से ये ऑर्डर में आ गए और ये प्लस, ये इसने रिजल्टेंट ये अपोजिट ऑर्डर में आ गया। तो डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। हम ये नहीं कह सकते कि इसको जी हमने ए लिया बी लिया और डायरेक्शंस कर दी इधर को और फिर हमने बोल दिया सही ठीक है, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्डर का मतलब डायरेक्शन इसकी सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, और ये अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर, अब ये हमारे पास पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, और ये मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बनाया हुआ है इसने। कंसीडर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर such that AB such that
पी क्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड क्यू पी क्यू एम करो इसको क्योंकि आर पहले है, क्यू एम इज इक्वल टू बी वेक्टर देन पी एम इज इक्वल टू आर वेक्टर. Consider two vectors A vector and B vector such that PQ is equal to R vector called resultant. ये क्या है? Resultant है. हाँ. Then according to triangle law of vector addition, हमारे पास क्या आया? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आया. अंडरस्टैंड. अब इसको हम प्रूव करेंगे, एनालिटिक ट्रीटमेंट देंगे इसका कि एक्चुअल में अगर ये एंगल इनके बीच में एंगल अल्फा हो, इसमें आगे थीटा आ जाए ऐसे डायरेक्शन को बढ़ा के, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हम अब करने जा रहे हैं. तो analytical treatment of triangle law of vector addition. अब ऐसा है कि मैं कैमरे की तरफ तो बार बार देख नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट्स तो है नहीं, क्लास होती तो आपकी तरफ बार बार देखता. अभी तो मेरा फोकस जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ ही है, तो इसलिए क्लास की बात कुछ और होती है और यहाँ कुछ और है. तो अब हम करने जा रहे हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस. अंडरस्टैंड. तो consider a triangle PQM such that PQ is equal to A vector semi-comma QM is equal to B vector taken in same order and PM is equal to R vector. Let alpha be the angle between R vector and A vector and theta be the angle किसके बीच में? A और B के बीच में, A वेक्टर एंड B वेक्टर. अब कैसे? अब इसको हमने आगे बढ़ा दिया ऐसे, इसको क्या है हमने आगे बढ़ा दिया. अंडरस्टैंड. और यहाँ कर दिया हमने थीटा और यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये हो गया n. तो ये आगे लाइन जो है ये भी डायरेक्शंस को बता रही है. तो ये ए के बीच में और बी के बीच में एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया. अंडरस्टैंड. अब हम नो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? पी एन एम है. पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर. क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम. क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम. अब पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एन. तो पी क्यू प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस
एम एन का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं अगर हम ब्रैकेटें खोलें तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq क्यू एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। तो अब हम इसकी जगह हम वेक्टर लिखेंगे। आप देखो पी एम स्क्वायर, पी एम की जगह क्या है, नाउ हमारे पास क्या आया, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और यहाँ डॉट क्यू एन, यहाँ डॉट जरूर लगाना है, प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। अब इसमें जो हमारा क्यू एन है और एम एन है, ये देखो एम एन और क्यू एन, वो राइट एंगल ट्रायंगल में किसके बराबर हो रहा है, एम क्यू के बराबर। बट क्यू एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी, क्यू एन एम में, क्यू एन एम में, ये क्यू एन एम है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग क्वेश्चन 2 इन 1 में यूज करेंगे। वन में यूज कर रहे हैं तो देखें पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq क्यू एन। अब ये देखो ये किसके बराबर हुआ, एम क्यू स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर हुआ, एम क्यू स्क्वायर के बराबर। अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 के बराबर हुआ। तो पी एम किसके बराबर है, आर। आर अगर वेक्टर है तो इसका स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर में मैग्नीट्यूड खत्म हो जाता है, तो आर स्क्वायर होगा। यहाँ लिखेंगे यूजिंग वैल्यूज ऑफ पी एम कॉमा क्यू एम कॉमा पी क्यू। आर स्क्वायर हो गया, पी क्यू क्या है, ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2pq, 2pq क्या है, ए वेक्टर, डॉट क्यू एम क्यू एन, क्यू एन तो है नहीं, क्यू एम है, यहाँ एम, हाँ क्यू एन। यहाँ आपने इसको डॉट नहीं लगाना है, ऐसे रहने देना है इसको। यू विल नॉट इंट्रोड्यूस द डॉट, डॉट नहीं लगाएंगे इसमें, ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो पी क्यू को भी आप ऐसे रहने दो अभी फ़िलहाल, और क्यू एन प्लस एम क्यू की जगह आ गया हमारा, या क्यू एम की जगह आ गया बी स्क्वायर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब एक चीज़ है यहाँ पे, पी क्यू की तो वैल्यू है हमारे पास, अंडरस्टैंड। अब क्यू एन की वैल्यू चाहिए, तो क्यू एन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। बट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, क्यू एन एम। क्यू एन एम में अगर आप देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन क्यू एम। तो क्यू एन अपॉन क्यू एम क्या है, बी वेक्टर। तो हमारे पास जो क्यू एन आया वो क्या आया, बी वेक्टर कॉस थीटा।
Now this is question number 5. Using 5 in 4, r square is equal to a square plus 2. आप देखो पी क्यू की जगह क्या आया, ए वेक्टर, और क्यू एन की जगह क्या आया, बी वेक्टर कॉस थीटा, और यहाँ पहले ही बी स्क्वायर है। तो ये देखो, ये हमारे पास अब रिजल्टेंट आ गया है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ले लिया हमने। स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लिया इसका, ये अंडर रूट लिया। तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर b वेक्टर कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर, ऐसे। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आया। ये क्या आया, रिजल्टेंट किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। अब हम इसकी डायरेक्शंस निकालेंगे। ये डायरेक्शंस जो है वो किसके द्वारा दी गई है, अल्फ़ा के द्वारा। तो अल्फ़ा हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि डायरेक्शंस अल्फ़ा, आगे डायरेक्शंस ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इन राइट एंगल ट्राइंगल पूरी लेंगे, पी एन एम tan अल्फा इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है पी एन, और एम एन देखो, एम एन इज इक्वल टू बी वेक्टर साइन थीटा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बी वेक्टर साइन थीटा, और ये ए वेक्टर हुआ, क्योंकि पी एन किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू एन, और क्यू एन हमने पहले निकाला हुआ है, दैट इज बी वेक्टर कॉस थीटा। वो कितना है, बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। तो हमारे पास ये tan अल्फ़ा आ चुका है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शंस। और अगर अल्फ़ा निकालना चाहते हैं तो दैट इज tan इनवर्स, ये इसके साथ ये इनवर्स हो जाता है, परे जाके क्या है, tan को हटाएं, परे जाके इनवर्स, और ये सारा एंगल बन जाता है बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर cos theta. So what is this, this is the triangle law of vector addition. So in this way you have to do this.